हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू आवर चैनल द लीगल अमीगोस। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, जो कि ये पार्ट 13 में डिफाइंड है, आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक। इसके पहले के टॉपिक्स हम हमारे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 301 की, जहां पे बात करी गई है फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। फ्री। अब देखिए, एक बात आती है, मतलब अगर आपको मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं कि ट्रेड मतलब क्या होता है, तो बेसिकली यहाँ पे ये बात करी गई है कि जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेड होता है, ठीक है, मतलब जो बिजनेस होता है, एक से दूसरे स्टेट में सामान जाता है, ठीक है, जो बिजनेस डील्स होती है, जो भी ट्रेड होता है, वो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्री है। उस पे कितना रिस्ट्रिक्शंस है, मतलब क्या क्या उसके लिए प्रोविजंस है कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेड कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो उसके बारे में बात करी गई है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें ये जो मैं आपको बता रही हूँ पार्ट 13, इसमें विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बात करी गई है कि हमारी पूरी कंट्री के, मतलब इंडिया के अंदर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेड हो सकता है या नहीं हो सकता, कितने रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या क्या चीजें हमें दिमाग में रखनी चाहिए, ये सारी चीजें जो है इसमें डिस्कस करी गई। तो चलिए, अब स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 301 से, जहां पे दिया गया है फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रूआउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री। मतलब कि जो ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स है इंडिया में, वो पूरी जो थ्रू आउट टेरिटरी, मतलब पूरी कंट्री में फ्री है, ठीक है। अब फ्री का मतलब देखिए, इसमें एक लाइन दी गई है सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस इन दिस पार्ट। मतलब इससे हम ये समझ जाते हैं कि पूरा फ्री नहीं है, फ्री है बट पूरा फ्री नहीं है, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। अब वो रिस्ट्रिक्शंस कैसी रिस्ट्रिक्शंस हैं? वो रिस्ट्रिक्शंस ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट में है। ये हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट आर्टिकल में, आर्टिकल 302 में ये रेस्ट्रिक्शंस वाली बात करी गई है। अब देखिए, अब बात करते हैं आर्टिकल 302 की। मैंने आपको पहले बताया कि इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस की बात आएगी। तो रिस्ट्रिक्शन टू ट्रेड एंड कॉमर्स, पार्लियामेंट, मतलब देखिए, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो ट्रेड कॉमर्स या इंटरकोर्स पे, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो ट्रेड हो रहा है उस पे पार्लियामेंट कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकती है। ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या फिर इंडिया की जो टेरिटरी है उसके अंदर किसी भी पार्ट में वो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है। लेकिन पार्लियामेंट कोई भी रिस्ट्रिक्शन कभी भी इम्पोज नहीं कर सकती। जो भी वो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करेगी ट्रेड कॉमर्स या इंटरकोर्स में, वो पब्लिक के इंटरेस्ट में होनी चाहिए, मतलब पब्लिक के वेलफेयर के लिए होनी चाहिए। अब पब्लिक वेलफेयर या पब्लिक इंटरेस्ट में क्या क्या चीजें होंगी, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे आगे के आर्टिकल्स में। अब बात करते हैं आर्टिकल 303 की, जहां पे बोला गया है रिस्ट्रिक्शंस ऑन द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट। देखिए, सबसे पहले कहा गया कि जो 301 में कि जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स है, वो फ्री है, ठीक है। 302 में कहा गया, 302 में कहा गया कि पार्लियामेंट कुछ रिस्ट्रिक्शंस बना सकती है पब्लिक वेलफेयर में। 303 में कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, कि वो लॉ बनाने में पार्लियामेंट के ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो धीरे धीरे क्या है, स्टोरी आगे बढ़ रही है। अब 303 में क्या कहा गया है, notwithstanding anything in article 302, neither parliament nor the legislature of the state shall have power to make any law giving or authorizing the giving of any preference to one state over another। मतलब आर्टिकल 303 के अंदर स्टेट के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो जो भी लॉ बना रही है, उस लॉ बनाते टाइम वो ऐसा नहीं कर सकती कि किसी एक स्टेट को प्रेफरेंस दे, ठीक है। जो भी उन्हें लॉ बनाना है वो पब्लिक इंटरेस्ट में होनी चाहिए। देखिए, इसके आगे दिया हुआ है मेकिंग एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वन स्टेट और अनदर। मतलब ना तो ये लॉ बनाते टाइम किसी एक स्टेट को प्रेफरेंस दे सकते हैं, मतलब किसी एक स्टेट को फेवर कर सकते हैं, ना तो किसी एक स्टेट के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, ठीक
है, तो जो लॉ बनेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कब बनेंगे, जब पब्लिक इंटरेस्ट में होंगे। वैसे तो ट्रेड एंड कॉमर्स फ्री है, जो हमने आर्टिकल 301 में पढ़ा, लेकिन स्टिल पार्लियामेंट कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकता है, और वो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज तभी होंगे जब वो रिस्ट्रिक्शन जो है पब्लिक इंटरेस्ट में होंगे। पार्लियामेंट अपनी साइड से कोई लॉ नहीं बना सकता है, ना वो किसी भी स्टेट के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, ना वो किसी भी स्टेट को फेवर कर सकता है। ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ एनी एंट्री रिलेटिंग टू ट्रेड और कॉमर्स, जैसे टोल टैक्स और ये सभी एंट्रीज होती है। ठीक है, तो इनके देखते हुए भी कोई फेवर नहीं कर सकता है। और जो भी लिस्ट दी गई है 7th शेड्यूल, मतलब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, अब देखिए, ध्यान रखिए कि 301 में हमने बात करी कि आज जो पार्लियामेंट है वो किसी भी स्टेट को ना तो फेवर कर सकता है, ना डिस्क्रिमिनेट कर सकता है रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करते समय या लॉ बनाते समय। अब आर्टिकल 302 में उसके थोड़े से आगे बात करी जा रही है, जहां पे ये कहा जा रहा है कि नथिंग इन क्लॉज 1 shall prevent parliament from making any law। देखिए, इसमें बात ये बोली गई है कि पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ बना सकता है जहां वो किसी भी स्टेट को फेवर या डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, लेकिन वो लॉ तभी बनाया जा सकता है जबकि ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो रही है। सिचुएशन कैसी अराइज हो रही है कि किसी एक स्टेट में फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, इस कारण क्या हो गया, स्कैरसिटी ऑफ गुड्स हो गया, मतलब जो गुड्स है उनकी कमी हो गई। ठीक है, तो ऐसी किसी सिचुएशन में पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी एक स्टेट को डिस्क्रिमिनेट करते हुए दूसरे स्टेट के लिए लॉज बना सकते हैं, क्योंकि उस टाइम वो चीज जरूरी हो जाती है, नेसेसरी हो जाती है। इसलिए आई होप आपको इतना क्लियर होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 304। तो इस आर्टिकल में क्या बताया गया है, देखिए, सबसे पहले बोला था कि ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स फ्री है। 302 में कहा पार्लियामेंट कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। 303 में कहा कि पार्लियामेंट के ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती एक स्टेट को, अगर प्रेफर नहीं कर सकती। अब 304 में बोल रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स अमंग स्टेट्स, मतलब देखिए, इसमें ये बताया गया है कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कुछ सामान जा रहा है या कुछ ट्रेड हो रहा है, तो वहां पे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जा सकते हैं या टैक्सेस वगैरह इम्पोज किए जा सकते हैं। और अगर कभी विद इन द स्टेट भी कोई ट्रेड हो रहा है, तो वहां भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जा सकते हैं। अब इनको अच्छे से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम अदर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, एनी टैक्स टू विच सिमिलर गुड मैन्युफैक्चर्ड or produced in that state, or subject to, however, as not to discriminate between goods so imported and goods so manufactured or produced। देखिए, इसका मतलब ये है कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मध्य प्रदेश एक स्टेट है और जयपुर राजस्थान एक स्टेट है। अब राजस्थान से कुछ जो है सामान जो कि सिर्फ राजस्थान में ही मैन्युफैक्चर होता है, वो मध्य प्रदेश में आ रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश उस चीज का इंपोर्ट कर रहा है, तो वहां पे जो है राजस्थान गवर्नमेंट उस चीज पे टैक्स इम्पोज कर सकती है। सिमिलरली कोई सामान अगर मध्य प्रदेश से राजस्थान में जा रहा है, तो यहाँ से भी जो है उस उन गुड्स पे टैक्सेस इम्पोज किए जा सकते हैं। तो ये तो हो गया कि इंटर स्टेट, ठीक है, जब एक से दूसरे स्टेट में सामान जा रहा है तो टैक्स या ऐसी चीजें इम्पोज करी जा सकती है। अब दूसरी चीज में ये बात हो रही है कि इम्पोज सच रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ट्रेड और इंटरकोर्स within the state as may be required in public interest। जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश एक स्टेट है, उसके अंदर काफी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो किसी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में सामान जा रहा है, ट्रेड हो रहा है, तो वहां पे भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करी जा सकती हैं, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए है। लेकिन इससे पहले कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। अगर ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करी जा रही हैं विद इन दी स्टेट्स या किसी एक स्टेट के अंदर, तो प्रेसिडेंट का अप्रूवल जरूरी होता है। ठीक है, वो जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करी जा रही है वो सेंसिबल मतलब रीजनेबल होनी चाहिए और पब्लिक इंटरेस्ट में होनी चाहिए। क्या क्या, पहला तो प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है ऐसे किसी टैक्स को इम्पोज करने के लिए, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज, वो जो रिस्ट्रिक्शन है वो रीजनेबल होनी चाहिए, और तीसरी है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में होनी चाहिए। ठीक है, ये जो कंडीशंस है ये फुलफिल होनी चाहिए ट्रेड कॉमर्स और इंटरकोर्स के केसेस में।
जहाँ पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करा जा रहा है, या विद इन दी स्टेट अगर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में सामान जा रहा है तो वहां भी ये जो प्रोसीजर है ये फॉलो होना चाहिए। आर्टिकल 305 जो कि बोलता है सेविंग ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज। इसका मतलब कि नथिंग इन आर्टिकल 301 एंड 303। अब आपको याद है 301 में हमने क्या बात करी थी, ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स फ्री है। 303 में हमने बात करी थी कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस बनाए जा सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट ऐसे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज नहीं कर सकती जहां पे वो किसी एक स्टेट को डिस्क्रिमिनेट या फेवर कर रही हो। जो भी लॉज बनाए जाएंगे वो पब्लिक इंटरेस्ट में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर जैसे पहला तो है कि ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स फ्री है, लेकिन अगर कोई एग्जिस्टिंग लॉ है, कोई ऐसा लॉ बना हुआ है जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर रहा है, तो उन लॉज को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो एनी एग्जिस्टिंग लॉ एक्सेप्ट इन सो फार एज द प्रेसिडेंट मे बी ऑर्डर अदरवाइज, मतलब कि जो ये ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स के हमने इतने सारे आर्टिकल्स पढ़े, तो इन आर्टिकल्स में जो भी बातें हो रही हैं कि कहीं बोल रहे हैं कि फ्री है, फिर कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जा सकते हैं, ये आर्टिकल सिर्फ इतना बोलता है कि ये जो भी सारे ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं उनसे कोई भी एग्जिस्टिंग लॉ को, जो पहले से कोई लॉ बना हुआ है, उस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? जब तक कि प्रेसिडेंट खुद ऑर्डर ना कर दे कि ये लॉ चेंज होना चाहिए, जब तब तक हम किसी भी लॉ के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। Nothing in Article 301 shall affect the operation of any law made before the commencement of Constitution. फोर्थ अमेंडमेंट भी ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स के बारे में ही बात करता है। तो आर्टिकल जो 301 है हमारा, जो कि फ्री ट्रेड एंड कॉमर्स वाला आर्टिकल है, वो कहीं से भी किसी ऐसे लॉ को जो कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के पहले से बना हुआ है उसको अफेक्ट नहीं कर सकता जब तक कि प्रेसिडेंट ना बोले, ठीक है। इसमें यही कहा गया है। इसके बाद इन सो फार एज इट रिलेट्स टू और प्रिवेंट पार्लियामेंट और लेजिस्लेटर ऑफ अ स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ रिलेटेड टू सच मैटर एज इज रिफर्ड इन सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 6 ऑफ आर्टिकल 19। मतलब जो आर्टिकल 305 का मेन मोटिव है वो सिर्फ इतना ही है कि जो ऑलरेडी बने हुए लॉज हैं, ठीक है, उनको चेंज ना किया जाए, उनको डिस्टर्ब ना किया जाए, और स्टेट मोनोपोलीज भी वैसी की वैसी ही रखी जाए जब तक कि प्रेसिडेंट ऑर्डर ना करे उनको चेंज करने के लिए। यही था आर्टिकल 305 जो कि एग्जिस्टिंग लॉज को बचाने के, सेव करने के बारे में बात करता है। देखिए अब 305 तक हमने पढ़ लिया है। इसके बाद जो आर्टिकल 306 है वो रिपील हो चुका है, तो उसे हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली हम आ जाते हैं आर्टिकल 307 पे, जो ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स का लास्ट आर्टिकल है। इसमें ये बताया गया है कि जितने भी आर्टिकल्स अभी तक हमने पढ़े 301 से लेकर 304 तक, उन सब के लिए कि मतलब ये चीज कैसे कैरी फॉरवर्ड होंगी, कैसे इन चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो उन उसके लिए कुछ अथॉरिटीज को अपॉइंट किया जाता है जो कि जो भी बातें इन सारे आर्टिकल्स में कही गई है उनको इम्प्लीमेंट कर सके, उनको फोर्स में ला सके। उनके लिए कुछ अथॉरिटीज का अपॉइंटमेंट किया जाता है जिनके पास ऐसी पावर हो और ड्यूटीज हो। इसकी और वो किस में दिया गया है, इसके अगले वाले पार्ट में, पार्ट 14 में, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स चैप्टर 1 सर्विसेज। इसके आगे हम पढ़ेंगे पार्ट 14 जहाँ पे हम ये सारी सर्विसेज की बात करेंगे, कौन कौन अपॉइंट होते हैं, कैसे कैसे अपॉइंट होते हैं, उनके बारे में सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगे। और इसका एक्सप्लेनेशन भी यही है कि आर्टिकल 307 अंडर पार्ट 13 permits the parliament to designate such authorities as it deems fit for carrying out the provisions laid down in article 301, 2, 3 and 4। इसका मतलब यही है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो लोग ऐसे लोगों को डेजिग्नेट कर सकते हैं या ऐसी अथॉरिटीज को वो मतलब अपॉइंट कर सकते हैं जो कि उन्हें लगे कि ये सारे जो प्रोविजंस हैं आर्टिकल 301 से लेकर 4 तक, वो सब प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट कर सके, लेट डाउन कर सके। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। हमने पढ़ा आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स को पूरा हमने अच्छे से पढ़ा, एक्सप्लेन किया। आपको इसके आगे की जो है सर्विसेज, तो हम इसके आगे वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। और एक और बात कि हम लोग जो है हमारा
अगर आपको ये सारे डिटेल नोट्स चाहिए और पूरा ये कोर्स पढ़ना है आपको कॉन्स्टिट्यूशन का या कॉन्ट्रैक्ट का, तो हम लोग हमारे कोर्सेज के न्यू बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं अक्टूबर से। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाइए वहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो आपको सारे नोट्स और जो भी इम्पोर्टेंट मटेरियल होगा कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्ट्रैक्ट लॉ से रिलेटेड वो सब आपको वहाँ मिलेगा। थैंक यू।